नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि जो हिंदुओं के साथ बहुत ही गंभीरता और गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हिंदुओं को एक दूसरे दर्जे का नागरिक होने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं, 1991 के धार्मिक स्थल अधिनियम के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जिसे हम कह सकते हैं धार्मिक स्थल या धर्म स्थल कानून जिसे कहा जाता है, या वर्शिप एक्ट के नाम से आपने सुना होगा। 1991 में एक ऐसा एक्ट लाया गया जिसकी वजह से हिंदुओं को न्यायिक व्यवस्था से ही वंचित कर दिया गया। ये मैं मानता हूँ एक सबसे बड़ा एक काले कानूनों में से एक है, जिसमें एक तरह से एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए सरकारों ने कुछ इस तरीके का अधिनियम बनाया कि हिंदुओं को न्यायालय में जाने से ही वंचित कर दिया गया। आप ये तो सुनते ही होंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई कानून सरकार ऐसा बना देती है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि कानून ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से आप उसे चैलेंज करते हैं, या कोर्ट में चैलेंज करते हैं, या फिर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। परंतु ये 1991 1991 का जो ये अधिनियम, जो धर्मस्थल कानून जो बनाया गया, ये कुछ इस तरह का कानून था कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हमें इसके ऊपर दोबारा अपील करने का अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार ही हमसे छीन लिया गया। इस कानून के अंदर कुछ ऐसी धाराएँ हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई किसी तरह की अपील या मुकदमा दायर करना है तो आप नहीं कर सकते। इसमें बिल्कुल साफ-सुथरा तरीके से लिखा गया है कि जिस समय ये कानून बना 1991 में, इस कानून में बिल्कुल साफ ये लिखा है कि जो भी धर्मस्थल 1947 से लेकर जैसी उनकी स्थिति थी, वो स्थिति वैसी ही बरकरार रहेगी। यानी सीधा-सीधा आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1947 में किसी धर्मस्थल की अगर स्थिति मस्जिद की थी, तो वो मस्जिद ही रहेगी। किसी धर्मस्थल की स्थिति अगर मंदिर की थी, तो वो मंदिर ही रहेगा। कुछ इस तरीके से इसमें बात थी, पर इसमें एक बड़ी ही ओछी बात जो हर कोई ऐरा-गैरा भी समझ सकता है, वो सिर्फ़ इतनी सी है कि ऐसा कानून आप बना रहे हैं 1991 में, परंतु आप कह रहे हैं ये लागू होगा 1947 से। अब आप खुद एक एक आम आदमी भी इतना सोच सकता है कि भूतकाल में क्या हुआ है या क्या हो रहा था, उसको मैं आने वाले वर्तमान काल में ये कैसे कह सकता हूँ कि भूतकाल में ऐसा हुआ, तो हम वहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, भूतकाल में क्या हो रहा था हमें नहीं पता। बात ये है कि आप किसी कानून को 1947 से कैसे लागू कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही तर्कहीन बात थी। हालाँकि फिर भी ये कानून बनाया गया, और इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ दी गई कि इस चीज़ पे अगर कोई द्वेष होता है या किसी तरह का कोई भी बात कोर्ट तक पहुँचती है, तो कोर्ट उसे सुनने के लिए बिल्कुल भी, मतलब उसे किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये मुद्दे कोर्ट पहुँचते ही निरस्त हो जाएँगे। अगर कोई ये कहेगा, अभी उठ के अगर कोई ये कहता है कि नहीं, यहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद गलत है, यहाँ पे मंदिर था, तो ये देखा जाएगा कि 1947 से यहाँ पे क्या है। अगर 1947 से यहाँ मस्जिद ही है, तो वो मस्जिद ही रहेगी। आपके पास कोई अधिकार नहीं है इस बात को नकारने का, और कोर्ट में ये मामला डिसमिस हो जाएगा। अब आप आज कहेंगे कि ऐसा मामला हम आज क्यों लेके आए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये एक बहुत ही लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ़ एक तार्किक बात है, जो तर्क के आधार पे होनी चाहिए। मुस्लिमों को भी मैं मानता हूँ डिनायल मोड से बाहर आना चाहिए, उन्हें भी एक पॉज़िटिविटी की तरफ चलना चाहिए। मुसलमान जो है हमेशा ही सिर्फ़ एक चीज़ के साथ मुझे दिक्कत है, वो है हमेशा डिनायल मोड में रहना। हमेशा ही मना करना, डिनायल ही रहना कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा बदलिए खुद को और आगे बढ़िए।
अब मैं ये जो कह रहा था आपको कि हम किस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, 5 अप्रैल 2023, 5 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिकाएं जो इस कानून के खिलाफ लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर सुनवाई करेगा। हालांकि ये सुनवाई काफ़ी दिनों से पहले भी चलती रही है, लेकिन सरकार से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई जवाब अपना दाखिल सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया है। और सरकार बार बार समय मांग रही थी कि हमें जो है इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और समय दिया भी गया, दिसंबर में दिया गया, फरवरी तक दिया गया। और अब जो है इसकी जो तिथि सुनवाई के लिए जो लिस्ट हुई है वो 5 अप्रैल 2023 है। जो अश्विनी उपाध्याय हैं, जो जनहित याचिकाओं में से एक याचिकाकर्ता हैं, और भी इसमें काफ़ी याचिकाकर्ता हैं, मेरे पास शायद इसकी लिस्ट होगी। इसमें आपके पास देखें तो इसमें स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती, और फॉर्मर एमपी चिंतामणि मालविया, चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबोटा, और अश्विनी उपाध्याय तो हैं ही। अनिश उपाध्याय की तरफ से एक गुजारिश भी की गई थी कोर्ट से कि आप जो है इस मामले को सुने, और जहाँ तक खबरें बाहर निकल कर आई थी वहाँ पे यही कोर्ट ने ही कहा है कि इस बार 5 अप्रैल को इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इसी बार सुन लिया जाएगा। तो इसी तर्ज पे आप ये भी सोच समझ सकते हैं कि जो केंद्र सरकार को इस मामले में अपना हल्फनामा देना है, केंद्र सरकार को ये बताना होगा कि केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या सोचती है, और इन जो याचिकाएं जो आई हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, केंद्र सरकार इनके बारे में क्या कहना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से केंद्र सरकार की राय जानने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है ये 5 अप्रैल को काफ़ी चीज़ें जो है साफ हो जाएंगी। इस बेंच को जो है डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस लीड कर रहे हैं, और वही इसकी सुनवाई करेंगे। बहुत सी बातें हैं दोस्तों। अगर हम बात देखें तो ऐसे अधिनियम जो बने हैं, ये मैं मानता हूँ कि हिंदुओं को बहुत ही ठेस पहुंचाने वाला काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जहाँ पे हिंदू जो है हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, परंतु ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब बात जब काशी और मथुरा की आएगी तो उस समय इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना बढ़िया ज़रूरी हो जाता है। अगर हम देखें अभी बहुत ही कुछ दिन पहले ही एक चीज़ हमने बड़ी खबरों में देखी थी, और वो है एक इसी चीज़ से जुड़ा हुआ मुद्दा, वो है ज्ञानवापी का मुद्दा। डी वाई चंद्रचूड़ की ही बेंच पहले भी ज्ञानवापी मुद्दे को सुन चुकी है, और ज्ञानवापी मुद्दे की मैं आपको बड़ी ही शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या है। देखिए, ज्ञानवापी मुद्दे के ऊपर जो अभी मामला चल रहा है वो मामला इस चीज़ पे चल रहा है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद जो भी है, जो अभी फ़िलहाल मस्जिद है, तो ज्ञानवापी का जो मामला है, ज्ञानवापी में बात अभी कोर्ट में इस चीज़ के ऊपर है कि क्या ज्ञानवापी का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जा सकता है। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि निचली कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, और निचली कोर्ट में ये तय हो कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना है या नहीं करना है। परंतु जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात रखी गई कि 1991 का एक्ट इस चीज़ को रोकता है, जो वर्शिप एक्ट है वो इस चीज़ को रोकता है, जो धर्मस्थल कानून है इस चीज़ को रोकता है, तब डी वाई चंद्रचूड़ जी ने ये कहा था कि जो 1991 का जो कानून है इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं रोकता। उनका कहना ये था कि ये कानून ये नहीं कहता कि किसी धार्मिक स्थल के प्रारूप को जानने से ये नहीं रोकता है, यानी कि कोई धार्मिक स्थल किस तरह से बना, कैसे बना, वो क्या था, इस चीज़ को जानने से ये कानून नहीं रोकता है। तो वहाँ पे एक पेच जो फंसा, उस पेच से कम इतना साफ हो गया कि कोर्ट ने भी कह दिया कि ये कानून जो है किसी धार्मिक स्थल के प्रारूप या जो उसका रूप है, उसकी जो नेचर जो है उसका, उस स्थल का जो नेचर है, उस धार्मिक स्थल का जो नेचर है, उसको जानने से ये कानून नहीं रोकता। तो उस समय परमिशन मिल गई, और नीचे के कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए हाँ बोल दिया। चलिए, तो ये मामला सिर्फ यहीं तक था। इसमें किसी तरह की कोई याचिका ऐसी नहीं थी जिसमें ये कहा गया था कि 1991 के कानून के खिलाफ
या 1991 के खिलाफ जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई हो। तो ये कुछ मामला इन सभी मामलों से अलग है। तो अभी जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, फिर से उसी में वापस आते हैं। इसमें दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, अब आपको पता है, अगर बहुत सारे लोगों ने अगर याचिकाएं दायर की हैं सुप्रीम कोर्ट में 1991 के इस कानून के खिलाफ, तो इसमें बहुत सारे दूसरे पक्ष भी हैं। जैसे सबसे बड़ा पक्ष जो इसमें रखने वाले वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जो उनके वकील आपको पता ही है कौन आने वाले हैं, कपिल सिब्बल साहब उनकी तरफ से जनरली अपील हुए थे पिछली बार। और कपिल सिब्बल साहब ने एक सिंपल सी बात कही थी कि इन सभी जनहित याचिकाओं को जो है खारिज कर दिया जाए, इन्हें निराधार हैं, इन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन ना किया जाए और इन्हें खारिज कर दिया जाए। उनका कहना ये था कि 1991 के कानून को जब पिछली बार राम मंदिर अयोध्या मुद्दे के ऊपर जब सुनवाई हो रही थी, तो 5 जजों की बेंच ने जब राम मंदिर का फैसला सुनाया था, तो उस समय उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी। मैं आपको बताऊं, वो कुछ टिप्पणियां थी, वो किसी फैसले का हिस्सा नहीं था। उन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाते समय कुछ बातें ऐसी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि 1991 का कानून जो है इस चीज़ पे लागू नहीं होता है, और हालांकि इस फैसले से 1991 के कानून के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपनी जगह ठीक है। तो कपिल सिब्बल साहब ने ये कहा कि जो 1991 का जो कानून है उसे अयोध्या मामले पे फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच ने भी जो है बिल्कुल बरकरार रखा था। हालांकि वो बेंच की कुछ टिप्पणियां थी, उन्होंने उस मामले में जो है थोड़ी बहुत अपनी टिप्पणियां दी थी, जिसमें ये कहा था कि नहीं, ये भी अपनी जगह है। हालांकि इसमें अश्विनी उपाध्याय के जो वकील जो अंदर पेश हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमने जो जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में रखी हैं, वो जनहित याचिकाएं जो है इस कानून के रिकंसिडरेशन के रिगार्डिंग रखी हैं, हमने इस कानून के खिलाफ रखी हैं, ना कि हमने किसी मुद्दे पे किसी बेंच द्वारा दिए हुए टिप्पणियों के खिलाफ रखी है। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि किसी मामले में किसी बेंच ने क्या टिप्पणियां करी हों। हमें तो इस 1991 के कानून के ऊपर बात करनी है, जिसमें सिंपली ये कहा गया है कि आप किसी कोर्ट में जाकर भी अपने धर्मस्थल को नहीं ले सकते। तो बात यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी दूसरा पक्ष इसमें जो जनरली आता है वो है जमीयत उलमा हिंद। ठीक है, तो जमीयत उलमा हिंद का कहना, उनके वकील का कहना सिर्फ इतना था, जैसा कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि इन मामलों को यहीं रोक दिया जाए, 1991 का कानून बिल्कुल सही है, और अगर ये कानून से छेड़छाड़ होती है तो ऐसी जनहित याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। उनके वकील का कहना था कि ऐसे अगर कानून को छेड़ा गया तो पूरी जनहित याचिकाओं की एक बाढ़ सी आ जाएगी, और वो बाढ़ पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। हर तरफ जो है मस्जिदें जो हैं वो टारगेट की जाएंगी। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि हर जगह मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं और दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाएगी। देखिए, खैर जो भी है, बात तोड़ने नहीं तोड़ने की है ही नहीं, बात वापस लेने की है, और हक के साथ वापस लेने की है। हिंदुओं को जो द्वम दर्जे का जो नागरिक, ये कानून जो है एक दूसरे दर्जे का नागरिक होने के लिए हिंदुओं को एहसास दिलाता है। ये घटिया कानून, इस तरह के कानून जो हैं ज़रूर हमारे जीवन से हटने चाहिए। भले ही बर्दाश्त किया है, परंतु अब और बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें अपने हकों को लेने के लिए न्यायालय तक जाने की इजाज़त तो होनी चाहिए। ये कानून तो वो इजाज़त भी छीन लेता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कानून से हमें बचना चाहिए, और सरकार को भी अपना जो पक्ष वो कोर्ट में रखेगी वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा और समृद्ध और सभी को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। और अगर किसी पक्ष को अच्छा नहीं भी लगता है, तो मैं मानता हूँ वो पक्ष ऐसा होना चाहिए सरकार का, जिससे ऐसा लगे कि न्याय जो है, सरकार भी न्याय की तरफ बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा साफ सुथरी सी बात बता दूं, आजकल जिस तरीके से न्यायालय और सरकार में ठनी सी रहती है, उसमें
न्यायालय जो है कभी कभी, मुझे लगता है कि न्यायालय जो है कभी कभी अपनी सीमाएं लांघ रहा है। न्यायालय जो है, जो अदालतें हैं, इनको अगर अपनी सीमित, जो उनकी जो एक सीमित दायरा है उसी में ही काम करें तो बेहतर रहता है। विधायिका अगर अपने सीमा लांघने लग जाए तो विधायिका भी खराब होती है। अगर देखिए इस तरह से ही होता है, अगर सभी अपनी अपनी सीमा में काम करें तो ठीक रहता है। हाँ, सभी एक दूसरे से जो है वार्ता कर सकते हैं, या किसी मुद्दे के ऊपर जो है हल्फनामा डिस्कशन बातचीत हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें जो है किसी का भी एडवाइस लिया जा सकता है, परंतु एकदम से ठनी हो जाना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत से मुद्दों पे जो है अपनी ही बातों के ऊपर पलट जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, हालांकि मैं पूरी तरह से डेट्स और टाइमिंग्स के ऊपर श्योर नहीं हूँ, फिर भी मैं बता दूं आपको कि शायद 2016 की बात है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट एक अपना डिसीजन लेके आया था मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, और वो ये था, मोदी गवर्नमेंट ने एक शायद ज़मीन से रिलेटेड एक कानून था जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये कानून में पहले रूल्स नहीं बने थे, तो अब इसे जो है लागू नहीं ही पहले हो पाया था, तो हम इसे अब लागू कर रहे हैं, इसमें हमने रूल्स बना दिए हैं और इसे हम जो है बैक डेट से लागू करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी कानून को जब आप अब बना रहे हैं, लगभग ये अभी लागू हो रहा है, तो ये बैक डेट से कैसे लागू हो जाएगा। तो माय लॉर्ड, 1991 में बना हुआ कानून बैक डेट 1947 से लागू कैसे हो गया। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें देखने की हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपने पुराने मुद्दों को भी डिस्कस और याद भी रख लेना चाहिए। उन्हें याद दिलाना पड़ता है बहुत बार कि ऐसे डिसीजन हुआ था, ऐसे हुआ था। माय लॉर्ड्स को कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें याद भी रखनी चाहिए। मानता हूँ उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, लेकिन न्याय सबको मिलना चाहिए। एक तरफा न्याय अच्छी बात नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। दूसरे अंक में एक नए मुद्दे के साथ फिर से आएंगे। वैसे प्रधानमंत्री का आज का भाषण बहुत ही बेहतरीन था। उनके भाषण से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेरित हुए होंगे। उस भाषण पे हम सुबह बात करेंगे। धन्यवाद।